हेलो फ्रेंड्स, Q&A के 21वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इन Q&A एपिसोड्स के माध्यम से मैं आपकी जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने की कोशिश करता हूं। अगर आपकी समस्या अभी भी अनएड्रेस्ड है तो प्लीज़ इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इन आंसर्स के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ, अपनी एनालिसिस को कंप्लीट कर पाएँ, जज कर पाएँ या वेरीफाई कर पाएँ, राइट। तो आज का पहला क्वेश्चन अंकुर खुराना जी लिखते हैं। एक्चुअली इनका एक स्टेटमेंट है। मैंने ड्राइवर्स पर बात की थी जो इस बुल रन मार्केट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये अपना ओपिनियन देते हैं, इट सीम्स बबल विच शुड बर्स्ट इन कमिंग 1 to 2 years maximum. It's better to invest in a real estate stocks like Shobha, DLF, Prestige, etc. Right? ये काफ़ी सारे options दे रहे हैं. To ride with this madness and gain profit, at least you will have a control to get money in account at any point of time. Right? तो ऑप्शन अच्छा है, आप बिल्कुल जा सकते हैं इक्विटी की तरफ, रियल स्टेट के स्टॉक्स में, बट वहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा कि आप किस टाइम पर एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि डीएलएफ कब लॉन्च करने वाला है ये सबको पता नहीं होता। 6 महीने पहले से ही बाइंग स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही डीएलएफ सेल करता है, राइट, क्वार्टर के अनाउंसमेंट के पहले ही उनके स्टॉक्स जम कर चुके होते हैं। तो ये बेसिकली हमें कब पता चलता है, कोई भी जब ट्रेंड प्ले आउट होता है तो वो 10 to 100 के फॉर्म में पता चलता है, राइट। अब अगर रियल इस्टेट इंडस्ट्री की बात करें तो आप कितना रियल इस्टेट इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, आपको कितनी खबर है अंदर की बाहर की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू मेक मनी आउट ऑफ इट। चाहे ये रियल इस्टेट हो, चाहे कोई और भी इंडस्ट्रीज़ क्यों ना हो, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे हैं, वो किस और डील में जाने वाले हैं, अगले क्वार्टर में उनका रिजल्ट कैसा आने वाला है, यही तो डिसीजंस हैं जिसके बेसिस पर पैसा बनाया जाता है, राइट। अपनी एनालिसिस को एग्जीक्यूट किया जाता है या बाद में पता चलता है कि हमारी एनालिसिस नहीं सही थी, वहाँ से लर्निंग ली जाती है। तो यस, आप इक्विटी का रुख कर सकते हैं, बट जो बुल रन के बर्स्ट होने की बात है, आप जो बबल कह रहे हैं, आई डोंट सी एनी बबल। स्पेशली मैं सिर्फ गुड़गांव के सब मार्केट की बात नहीं कर रहा, चाहे बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, पुणे हो, दिल्ली, एनसीआर पूरा मार्केट हो, नहीं है कोई बबल। हम ऑलरेडी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से सुनते आ रहे हैं कि ये बबल है, बस्ट होगा। जैसे ही रियल इस्टेट के रेट्स ऊपर जाने हुए सबको ऐसा लगने लगा कि बबल है, बबल है। क्यों? क्योंकि जेब में उतने पैसे नहीं है चीज़ों को खरीदने के लिए, राइट। अब 7-8 करोड़ की चीज़ कोई आती है और हाथों हाथ बिक जाती है तो ऐसा लगता है कि क्या मैं ही एक इकलौता गरीब हूँ जो 7 करोड़ की चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस केस में लगता है कि बबल है। बट लोगों को कहीं ना कहीं वैल्यू पता चल रही है, तभी वो पे कर रहे हैं, राइट। चाहे एनआरआईज हो, चाहे डीआईआईज हो, जो यहाँ के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो, सभी रियल इस्टेट पर पैसा लगा रहे हैं। इवन जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री में जो प्रमोटर्स हैं वो भी अभी लैंड की डील्स कर रहे हैं, राइट। चाहे शोभा हो, चाहे डीएलएफ हो, लोग एडिशनल लैंड एक्विजिशन में लगे हुए हैं। गोदरेज ने तो एक लॉन्ग टर्म डेट लिया है जिससे कि वो और लैंड एक्वायर कर पाएँ और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को रिटेल मार्केट में चीज़ें बेच पाएँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बबल है। और अगर कुछ क्रैश आने वाला है तो आई थिंक अगर ये प्रिडिक्ट किया जा चुका है कि ये क्रैश आने वाला है तो वो क्रैश कभी नहीं आता। क्रैश हमेशा एक अनप्रेडिक्टिव सिनेरियो होता है जहाँ पर जो भी रेगुलेटर्स हैं, जो भी मार्केट है, वो आइडेंटिफाई करने में ही फेल हो जाती है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा बस्ट की बातें आती हैं वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। चाहे वो लास्ट में रियल एस्टेट वाला बबल हो, यूएस का, या .com बबल हो, हर एक चीज़ में देखें तो हर एक जो बबल्स हैं वो बिल्कुल नई स्टोरी लेकर के आती हैं। अगर प्रेडिक्ट किया जा सकता है तो आई थिंक उस बबल को बचाया भी जा सकता है। बट रियल एस्टेट का मार्केट स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में, चाइना का ऑलरेडी बस्ट हो चुका है, राइट। वहाँ पर अगर देखें तो एवरग्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी डूब चुके हैं और भी उनकी जो 20 या 30 के आसपास जो वहाँ की रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं वो कहीं ना कहीं फेल रही हैं अपने रियल एस्टेट
प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने में जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ के बायर्स के लिए, इसलिए वहाँ पर जो रियल एस्टेट की इकोनॉमी है, आई वुड से जो चाइना की पूरी पूरी इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बैठी पड़ी है। रियल एस्टेट कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट। और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 40 से 45% के आसपास रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन है। एनआरआईज पैसा डाल रहे हैं और जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं, चाहे वो फ्रेश लॉन्च के हाथों हाथ बिकने की बात हो या जो रीसेल है। अब आई शुड से दैट कि रीसेल का जो मार्केट है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा मैच्योर है, तो रीसेल में भी जंप दिखा है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा फ्रेश लॉन्च है वहाँ पर भी जंप दिखा है। तो जंप दोनों जगह पर है। मुझे नहीं लगता ऐसा कि कोई बबल सा है। और जो कि मैंने इस वीडियो में बात करने की भी कोशिश की है अपने 2 वीडियोस के माध्यम से कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस बुल रन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं या जो किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर मैं ये बातें कर रहा हूँ और वो फैक्टर्स मैं यहाँ पर वापस से रिपीट नहीं करना चाहता। दैट वुड बी अ रिपीटेटिव टास्क। और फॉर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपको क्या ध्यान रखना चाहिए इस पर भी मैंने बात की हुई है। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। बहुत हेल्पफुल होगा आपको एक अच्छी डील आइडेंटिफाई करने में और इस बुल रन में एक अच्छा पैसा बनाने में, राइट। इट इज़ वेरी इजी टू कम फॉरवर्ड एंड से इट्स अ बबल विल बी बस्ट, बट आई एम श्योर कि अगर आप वेट करेंगे तो 2 साल बाद हो सकता है जो चीज़ें आज आप अफोर्ड कर पा रहे हैं कल को वो भी ना अफोर्ड कर पाएँ, राइट। तो अगर आपको लगता है कि जो डायरेक्ट बिल्डर वाला मार्केट है वो कहीं ना कहीं हायर साइड पर है तो प्लीज़ गो थ्रू रीसेल डील्स, राइट। जो रेडी पोजीशन वाली चीज़ें हैं उनको जाएं रादर देन चूजिंग एनी रियल एस्टेट स्टॉक्स, राइट। तो रीसेल डील में एक अपने लिए ठीक ठाक सा रेंटल यील्ड के प्रोस्पेक्टिव से देखें या एंड यूज़ के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो आप प्लीज़ ले लें। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा। यस, इक्विटी मार्केट शेयर बाई एंड सेल खेलते रहते हैं हम, छोटा मोटा पैसा बिल्कुल खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी आपका सेविंग है उसका 10% आप इस तरीके से रिस्क ले सकते हैं ऐसे स्टॉक्स में, आई शुड से, राइट। बाकी जो 40 to 50% है वो आपका डेट में होना चाहिए, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स में होना चाहिए, राइट। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ कि आपको मैं रियल एस्टेट स्टॉक्स या XYZ स्टॉक्स रिकमेंड कर पाऊँ, बट एनीवेज आई शुड से कि आपको एक एटलीस्ट रीसेल में ही सही डील लेनी चाहिए। नेक्स्ट है अनुराग जी लिखते हैं अफोर्डेबल शॉप्स अंडर सरनेम की ऐड चल रही है सोशल मीडिया पे, इज इट फेक और रियल? देखिए सर, रियल तो है। अफोर्डेबल हाउसिंग शॉप्स के नाम से काफ़ी सारी चीज़ें बेची जा रही हैं, स्पेशली सेक्टर 37 में, सोना में, गुड़गांव के और भी कई जगहों पर। बट ये जो पॉलिसी का जो पेंट लगाया जा रहा है इस पर, स्पेशली अफोर्डेबल के नाम से, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अफोर्डेबल के जो रेजिडेंशियल सेगमेंट की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हाथों हाथ बिक जा रही हैं, तो अफोर्डेबल शॉप लगा दिया तो वो कहीं ना कहीं बिक जाएंगी। और ड्रॉ वगैरह का चक्कर भी बताते हैं कि यस आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी, फिर ड्रॉ होगा। फालतू की चीज़ें हैं जो स्टेप्स ऐड किए जाते हैं जिससे कि आपको जेन्युइन परचेज लगे आपका, राइट। ये भी कई मरतबा दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये मिले या ना मिले, डिपेंड सर, आप अभी एप्लीकेशन तो डालिए, बट आई एम श्योर कि 100% आपको मिलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं। ऑल्दो यस इट इज़ रियल, बट आई वुड से इट इज़ फेक। स्टे अवे फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स, राइट। अफोर्डेबल शॉप्स में बिल्कुल भी ना जाएं, सिर्फ ये चूना लगाने वाला काम से, आई शुड से, राइट। नेक्स्ट है ब्रिजेश गुप्ता जी लिखते हैं सर अफोर्डेबल सोहना में ज़्यादा अप्रिशिएट होगा या फरीदाबाद में? ब्रिजेश जी, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर फरीदाबाद में कोई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है और वो अच्छी लोकेशन पर है, राइट, तो वो ज़्यादा बेहतर करेगा सोहना के कंपैरिजन में। बट जनरली स्पीकिंग जो सोहना की प्रॉक्सिमिटी है गुड़गांव से, वो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन सोहना। बट अगर सोहना में कोई चीज़ 3.5-4 किलोमीटर अंदर है और बहुत सारे अर्बन विलेजेस से होकर के रास्ता जाता है, कनेक्टिविटी उतनी बेहतरीन नहीं है, तो उस केस में सोहना वाला अफोर्डेबल हाउसिंग अच्छा नहीं करेगा, राइट।
मैंने अभी रिसेंटली एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का रिव्यू किया था, एमवीएन एथेंस। तो अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो शायद फरीदाबाद वाला ज़्यादा अच्छा कर जाए, बट जो फ्यूचर में 2 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्लान हैं सोहना में, यू शुड लुक फॉरवर्ड टू इट। फरीदाबाद के कंपैरिजन में तो ज़्यादा बेहतर कर जाएंगे, राइट। और मैं वर्सेस वाली चीज़ों में बिलीव नहीं करता, यू गाइस आर राइट। तो दोनों जगह अच्छी हैं, इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है आरजी जी, लिखते हैं एमवीएन एथेंस सेक्टर 5 सोहना पे कि जब 25 से 28 लाख का रेडी टू मूव इन मिल जा रहा है एमवीएन एथेंस में, तो 25 का अंडर कंस्ट्रक्शन कौन लेगा। तो 28 से 30 के आसपास का जो रेट है रेडी टू मूव इन का, बट जो वहाँ पर साइज़ है अपार्टमेंट का वो कहीं ना कहीं 450-480 स्क्वायर फीट वाला है। और जो यहाँ पर बिल्डर ऑफर कर रहा है 28 में वो 530 स्क्वायर फीट वाला है। तो फ़र्क है दोनों के साइजेस में, राइट। और 2.5 से 3 लाख के आसपास का यस आपको रेट में भी फ़र्क समझ में आएगा अगर 100 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया डिडक्ट कर लें तो। और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, आपको पूरा का पूरा पैसा 28 लाख 30 लाख जो भी डिमांड है वो एक साथ नहीं देना, इंस्टॉलमेंट्स में देना है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से देखें आप, बड़ा साइज भी मिल रहा है, ये भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं फिर भी ठीक ठाक सी परचेज निकल करके आती है। बट यस यू विल बी लूजिंग रेंटल यील्ड, और अगर आप लोन पर ले रहे हैं तो उस इंटरेस्ट के लिए रिबेट नहीं दे पाएंगे क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट होगा। बट फिर भी इन सारे फैक्टर्स को अगर एक साथ लें कंसिडरेशन में भी, तो स्टिल आई शुड से अगर आप मूव इन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो बेटर टू गो फॉर एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। और अगर आप रहना चाहते हैं, अपना रेंट बचाना चाहते हैं, राइट, या अगर आप लोन ले रहे हैं, रिबेट वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं, यू शुड गो विद द रेडी टू मूव इन थिंग, राइट। तो दोनों ही चीज़ें अलग हैं। मैं थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार जी, काइंडली रिव्यू सिग्नेचर मिलेनिया 3 थर्ड ड्रॉ विच इज़ एक्टिव ऑन TCP's वेबसाइट। यस प्रदीप जी, मैंने ऑलरेडी इसका रिव्यू किया है एंड आई डू रिकमेंड दिस प्रोजेक्ट, स्पेशली चाहे नॉर्मल एप्लीकेशन हो या आप MQ में भी लेना चाहते हैं। जब ये रीसेल पे आ जाए तो रीसेल में भी आप ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अगर मेरा कोई टॉप 3 या टॉप 5 बेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कुछ हो तो आई शुड से कि ये टॉप 3 या टॉप 5 में तो श्योर लाइक करेगा ही करेगा। ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके जस्ट बगल में मिलेनिया 4 भी है। मैंने दोनों का ही रिव्यू ऑलरेडी कर दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं कोशिश करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। नेक्स्ट विनीत भाटी जी लिखते हैं, सर आई एम अ सिविल इंजीनियर, I have one query. My one is the only type of formwork that gives a shape to concrete. Right, sir? नहीं जी। आगे पहले ये कहना क्या चाहते हैं? Now question is that which wall have maximum shear strength, brick versus RCC? Please tell me. तो पहले उन्होंने कंक्रीट के शेपिंग की बात की है। तो my one is type of construction, राइट, जिसमें कि आपको शेप मिलता है कंक्रीट को, राइट। और भी कई तरीके हैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए, राइट। जैसे आपका हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन आता है, प्योर मेटेलिक कंस्ट्रक्शन आता है, प्री कास्टेड है। माई वन है ही अपने आप में। तो यस, बट आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो पार्शियली करेक्ट है। और आज के डेट में जो आपने शेयर स्ट्रेंथ अचीव करने की बात की है, थोड़ा सा मैं उसको डिटेल में जाता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल ना हुए। शेयर स्ट्रेंथ 2 तरीके के होते हैं, राइट। एक वॉल शेयर स्ट्रेंथ मेजर की जाती है, कॉलम में की जाती है। तो RCC की हो या हमारा रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन हो, किसी भी तरीके का ब्रिक कंस्ट्रक्शन हो, तो कॉलम की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो हमेशा बराबर रहती है और कॉलम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, राइट। अब जब हम वॉल की बात कर रहे हैं तो वॉल की जो शेयर स्ट्रेंथ आपकी RCC में आती है या प्री कास्टेड ब्रिक में आती है या स्टोन वाले केस में आती है या हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन में आती है या स्टील्स में आती है, उसमें ज़्यादा बेहतर होती है। और जो मैंने बोला वो मैंने इंक्रीमेंटल ऑर्डर में बोला, जिसमें सबसे ज़्यादा होती है उसका नाम मैंने सबसे लास्ट में लिया, राइट। और जो हमारी कॉलम वाली है वो तो कॉमन है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आई शुड से विनीत जी। बीइंग एन सिविल इंजीनियर, आई थिंक ये चीज़ें फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती हैं। प्लीज़ वर्क ऑन बेसिक्स। इंडिया में आई फील कि जो सिविल इंजीनियर्स हैं कहीं ना कहीं जो उनकी स्किल्स हैं वो ये यूटिलाइज नहीं कर पाते, इसलिए दुबई में इनका ब्रेन ड्रेन हो जाता है। इंडिया से दुबई को ब्रेन ड्रेन हो जाता है। सिंगापुर में अच्छे सिविल इंजीनियर्स मिलते हैं कुछ, यस, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर में भी हैं, आजकल तो गुड़गांव में भी
ठीक ठाक से दिखने लगे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू मुझे दिखता है यहाँ के इंडियन स्टाइल में काम करने में, राइट। तो यस, बेस्ट ऑफ लक प्लीज। दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स दैट यू आर आस्किंग, प्लीज वर्क ऑन योर बेसिक्स, दिस इज माई रिकमेंडेशन टू यू। नेक्स्ट, प्राची प्रिंसेस जी लिखती हैं, हाई, आई एम नॉट श्योर वाई नो वन इज टॉकिंग अबाउट री ऑक्शन ऑफ HIG फ्लैट्स लेटर that day due to system glitch because of which flats prices were hiked by good 30 to 40 lakhs. Yes, जो शाम वाली बिड थी उसको भी कई बार लोगों ने बोला कि ये सिस्टम ग्लिच है और इसका री ऑक्शन होना चाहिए, और री ऑक्शन हुआ भी। री ऑक्शन के बाद लोगों को रियलाइज़ हुआ, जिन लोगों ने भी एग्जिट किया था उनको रियलाइज़ हुआ कि जो प्रीमियम है वो 30% 40% डिमांड कर रहा है हर एक जगह ही, चाहे ट्वीट्स के माध्यम से हो या जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो कुछ वीडियोस बना रखे थे उसके माध्यम से हो। तो सबको लगा कि यस, कहीं ना कहीं जो एक्चुअल प्राइसिंग है और जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेस से 5-7% पर मिल जाएगा, ऐसा लोगों को लग रहा था, जबकि मैंने पहले ही बता दिया था कि कितनी वैल्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। तो लोगों को बाद में रियलाइज़ हुआ और ऐसे लोगों ने जो री ऑक्शन हुआ उस केस में अपनी बिल्डिंग वापस से स्टार्ट कर दी, राइट। तो जो फेलियर्स थे वो भी कहीं ना कहीं पिक्चर में आ गए, जिससे कि 30-40 लाख रुपए के आसपास का बढ़ गया। यस, मैं पहले भी कहता आया हूँ कि कुछ जो फ्लैट्स की बिक्री हुई हैं उस केस में ओवर वैल्यूड हुई हैं, अनएक्सपेक्टेड प्राइस पर हुई हैं, बट जनरली स्पीकिंग 30% 35% जो फेज़ 1 में गया है प्रीमियम जस्टिफाइड है, राइट। अब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, फेज़ 2 में भी हो सकता है सिस्टम ग्लिच वगैरह की वजह से ऐसा कुछ हो, और उस केस में भी हो सकता है हायर साइड पर जाएं, राइट। तो क्या किया जा सकता है, हर बार ही SBI के ई ऑप्शन में इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, DDA के ई-विज़ार्ड में इस तरीके की दिक्कतें मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं थी, जो कि मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। दिस इज़ अ फीडबैक टू DDA, राइट। आशा करता हूँ कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक नहीं किया, और अगर ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरा चैनल, जैसा कि मैंने बोला, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस यूट्यूब चैनल पर और भी काफ़ी सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, प्लीज़ वॉच दोस्त। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने एलीट मेंबरशिप ऑफ़र की है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ एक्सप्लोर दैट ज्वाइन बटन। एक ऑलरेडी वेबिनार हो चुका है एंड नेक्स्ट इज़ प्लान्ड इन द रिसेंट अपकमिंग डेज। तो एलीट मेंबर ज्वाइन करने के बाद आप मंथली वेबिनार का हिस्सा बन पाएंगे। तो सी यू देयर, टिल देन वॉच अदर कंटेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।